हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित चौधरी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी कंप्यूटर के सब्जेक्ट है। कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में है, तो आपको पढ़ना है भाई कंप्यूटर। ठीक है, आपको पढ़ना है कंप्यूटर। जो हमारी पहली क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या सिलेबस है, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज ये हमारी क्लास सेकंड है और इस क्लास सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर का विकास एवं इतिहास, किस तरीके से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ और उसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में है भी नहीं और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस से पूछता भी नहीं है। तो आपके एग्ज़ाम में जो 25 नंबर का पेपर होता है कंप्यूटर का, आपको पता है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक एक चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो जिन भी भाई बहनों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो उनको देखना चाहिए। थर्ड सेमेस्टर में भी है कंप्यूटर, तो वो भी देख सकते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज के लिए देखना है भाई, तब भी आप यहाँ पर कंप्यूटर देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज आपको होनी भी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का विकास, इतिहास और कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भाई बहन अभी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों में, जो भी आपके दोस्त लोग हों, साथ में पढ़ाई कर रहे हो, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है या फिर अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, वहां पर भी इससे हेल्प मिलने वाली। चलो भाई, आज की क्लास को करते हैं हम लोग शुरुआत। ये आपको पता है कि हमारा शिक्षा शक्ति का बैच है। इसमें हमारे जो टीचर्स हैं, आपको पता होगा, मोनू सर, बबली मैम, और जो कि मैं खुद कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, और बाल विकास आपको, और संध्या मैम, हफीज़ सर, दिव्यांशु सर, सभी लोग आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर के आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कोई बाहर मतलब दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आपको अब यहाँ पर स्लाइड पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर स्लाइड में आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंप्यूटर का विकास, किस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का विकास, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर का विकास एवं इतिहास। तो कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। आप लोगों ने बचपन से डिफिनेशन पढ़ते हुए आप लोग आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जो कि कंप्यूटर नामक शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ये सब सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है। अगर आपसे पूछता है कंप्यूटर क्या है, तो आपको यही चीज़ लिखनी है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी देता है। ठीक है, जो कि बहुत तेज़ी से गणना करता है। अब देखो यहाँ पर, देखो दो चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जैसे इसमें आईसी लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से मिलकर के बनता है। ठीक, जो कि डेटा को प्रोसेस करता है। अभी डेटा को प्रोसेस कैसे करता है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हम लोग अपने जो पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, उसका थोड़ा सा लेवल हम लोग अप करेंगे, जो कि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप कर देते हैं कंप्यूटर को इनपुट। अब इनपुट कैसे देंगे वो भी हम लोग बताएंगे। इनपुट के बाद कंप्यूटर क्या करता है भाई, प्रोसेस करता है जो चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो ये चीज़ अगर आप समझेंगे तभी आप यहाँ पर समझ पाएंगे प्रोसेस का मतलब क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंप्यूटर को पहली बार पढ़ रहे होंगे या फिर कंप्यूटर पढ़ा नहीं होगा, बहुत ही कम पढ़ा होगा। ठीक, प्रोसेस के बाद होता है आउटपुट। बस यही 3 प्रोसेस होती हैं। इन्हीं 3 प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आप कितनी भी गणनाएं करा लें, कितना भी कुछ भी काम करा लें कंप्यूटर से, बस यही 3 प्रोसेस होती हैं कंप्यूटर से काम लेने की। ठीक है, अब देखो इनपुट क्या होता है मेरे भाई। इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर को निर्देश, कंप्यूटर को आप जो निर्देश देते हैं उससे बोला जाता है इनपुट। जैसे आप कंप्यूटर से कोई भी काम लेना चाहते हैं तो ऐसे अगर आप बोल देंगे तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा ना। सबसे पहले ज़रूरी है कि कंप्यूटर को निर्देश देंगे, उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेस कैसे करता है भाई, सीपीयू करता है। प्रोसेस कौन करता है भाई, सीपीयू करता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग यहाँ पर एडवांस स्तर तक जाएंगे। जीरो टू हीरो आप कह सकते हैं। ठीक है, बेसिक टू एडवांस हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक से हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। आउटपुट होता है, आउटपुट क्या होता है, जो आपको परिणाम मिलता है, रिजल्ट जिसे आप कहते हैं, रिजल्ट जो आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करें, जैसे आपका स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। अब देखो हमने कहा कि आप देते हैं कंप्यूटर को निर्देश, हमने कहा आपसे आप देते हैं कंप्यूटर को निर्देश,
तो जो निर्देश देते हैं आप उसे कहा गया इनपुट। ठीक, जिन डिवाइस का उपयोग करके, जिन उपकरण का यूज करके आप कंप्यूटर को निर्देश देंगे, ऐसे हवा में तो बोल नहीं देंगे भाई कंप्यूटर ऐसा ऐसा हमारा काम कर दो, हम इस काम को करना चाहते हैं, आप इस तरीके से हमारा काम करो, नहीं करेगा ना। उसके लिए आपको डिवाइस यूज करना पड़ेगा। डिवाइस, उनको क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइस बोला जाता है, जो उपकरण आप लोग यूज करते हैं। ठीक ठीक, इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये क्या है? आपके इनपुट डिवाइस है। इनकी मदद से आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। ठीक है, प्रोसेस करने का काम कौन करता है भाई? सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक, आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट कैसे मिलेगा? आउटपुट भी हवा में तो नहीं मिल जाएगा, आपको किन्हीं जो है उपकरण के माध्यम से ही मिलेगा। ठीक, कोई ना कोई उपकरण होगा, कोई ना कोई डिवाइस होगी, तो जिन डिवाइस के माध्यम से आपको मिलता है आउटपुट, उन्हें बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। क्या बोला जाता है? आउटपुट डिवाइस बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये होती कौन कौन सी, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? जैसे माउस हो गया, माउस हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया। इसमें लिख लो आप, इसमें लिख लो आप मॉनिटर लिख लो। क्या लिख लो? मॉनिटर लिख लो, और प्रिंटर लिख लो, स्पीकर लिख लो। जो भी आप देख रहे हैं जिनसे हमें परिणाम प्राप्त होता है वो हम लोग इसमें लिख सकते हैं। ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई। पहली बात तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर नामक शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ये बहुत फास्ट काम करता है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि कौन से कंप्यूटर हमारे फास्ट वर्क करते हैं, डेटा के बेस पर कौन कितने हमारे कंप्यूटर बांटे गए, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, सीपीयू आउटपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये क्लास पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, इतना समझ में आया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं अबेकस। अब अबेकस क्या है भाई? अबेकस जो है, अबाकस आपके एग्जाम में पूछता है भाई। ठीक है, अबाकस आपके एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है भाई? इसको आपको याद रखना कि दुनिया की सबसे पहली गणना मशीन कौन सी थी भाई? बताइए, दुनिया की सबसे पहली गणना मशीन कौन सी थी? अबाकस। इसे ही बोला जाता है, अबेकस बोलो या फिर अबाकस बोलो, इसे ही बोला जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था टिम क्रैमर। टिम क्रैमर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। टिम क्रैमर नाम के व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था, जो कि कहाँ के रहने वाले थे भाई? रहने वाले थे चाइना के, चीन के। ठीक है, चीन के। कब आविष्कार किया था इसका? इसका आविष्कार किया था भाई 1602 में। कब किया था? 1602 में। दुनिया की सबसे पहली ये गणना मशीन है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते थे भाई? ये देखो, लगभग 2500 साल पहले इसका आविष्कार हुआ था। ठीक, आविष्कार किसने किया था भाई? टिम क्रैमर ने किया था। लकड़ी के फ्रेम में मोती लगे होते थे। अब देखो, अगर इसकी मैं बात करूं तो आपने देखा होगा, अभी भी सरकारी स्कूल में या फिर आंगनबाड़ी स्कूल में आपने देखा होगा, इस तरीके का लकड़ी का फ्रेम होता है। इसमें गोल गोल जो है कॉइन्स जैसे पड़े होते हैं, जिनकी मदद से बच्चा जोड़ घटाना करता है। इस तरीके का दिखता है ना अबाकस? आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा। ठीक है, यहाँ पर पहली लाइन अगर पढ़ते हैं तो प्राचीन काल में कई सभ्यताओं द्वारा उपयोग किया गया। और ये उपयोग किसके लिए किया गया था, किसके लिए बनाया गया था, वो भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ये बनाया गया था अंधे लोगों के लिए। चीन में जो अंधे लोग थे उनके जोड़ घटाने के लिए बनाया गया था, अंधे लोग के लिए। या फिर यहाँ पर लिखो अंधे लोगों के लिए। ठीक, अंधे लोगों के लिए, जो ब्लाइंड पीपल थे उनके लिए ये चीज़ अबाकस बनाया गया था। ठीक, समझ में आया? जोड़ घटाव करने के लिए व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। आज भी बच्चों को गिनती सिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभी पूछा जाता है कि बताओ दुनिया की सबसे पहली गणना मशीन कौन सी थी, तो कौन सी थी? अबाकस थी, जो कि कब आई थी भाई? 1602 में। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1602, ठीक। 1602 में ये मशीन बनाई गई थी। किसने बनाया था भाई? टिम क्रैमर नाम के व्यक्ति, जो कि चाइना के रहने वाले थे, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं नेपियर बोन्स की। नेपियर बोन्स की यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसका कब आविष्कार हुआ था भाई? 1617 में हुआ था। कब हुआ था? 1617 में। इसका आविष्कार किसने किया था भाई? जॉन नेपियर ने। किसने किया था? जॉन नेपियर ने। किसने किया था? जॉन नेपियर ने। यहाँ पर लिखा भी है इन्वेंटर का नाम, ठीक। 1617 में इसका आविष्कार किया गया था। यह क्या है? लकड़ी या हड्डी की छड़ियों से बना गणना यंत्र था। आपको इसका नाम याद रखना है कि नेपियर बोन्स। बोन्स मीन्स क्या होता है भाई? हड्डी। तो हड्डी से याद रखना भाई नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या होता है भाई? क्या होता है? कैसे बना होता है? ये लकड़ी या हड्डी की छड़ियों से बना गणना यंत्र था, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सी कैलकुलेशन आप लोग करते थे? तो इसमें देखो, गुणा भाग वर्गमूल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। तो इसका ईयर याद रखना है आपको। और आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जॉन नेपियर ने कौन सी गणना मशीन बनाई थी? तो नेपियर बोन्स, या फिर नेपियर बोन्स का अगर पूछा जाए तो नेपियर बोन्स का आपको याद रखना है कि जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया था। उसके बाद अगली मशीन हम देखते हैं पास्कलाइन, जो कि 1642 में आई थी। कब आई थी? 1642 में आई थी। पास्कलाइन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर मशीन आपको पढ़ाई जा रही हैं, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, जो भी यहाँ पर चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको ध्यान से पढ़ना। पास्कलाइन मशीन का किसने आविष्कार किया था? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन मशीन का आविष्कार किया था, 1642 में किया गया था। यह पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक। गियर तथा व्हील्स के द्वारा गणना की जाती थी। ये जो मशीन थी उसमें गियर लगे रहते थे, ठीक, और व्हील्स मतलब पहिए टाइप से लगी रहती थी, जिसके माध्यम से गणना की जाती थी, ठीक है। इसमें केवल जोड़ घटाव कर सकते थे आप, ठीक। तो यहाँ पर 3 मशीन के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद अगली अभी जैकवार्ड लूम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्लास PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक। तो वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं जैकवार्ड लूम। जैकवार्ड लूम भी आप देख लो, जोसेफ जैकवार्ड। आप देखेंगे कि जो मशीन का आविष्कारक है ना, वो अपने नाम से ही रिलेट करके मशीन का नाम रख देते थे, ठीक। जो इन्वेंटर हैं उनके नाम से ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक। तो जोसेफ जैकवार्ड कौन है? जोसेफ मारिया जैकवार्ड आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा, या फिर जोसेफ जैकवार्ड देखने को मिल सकता है, ठीक। 1801 में ये मशीन बनाई गई थी। यह बुनाई की मशीन थी, जिसमें पंच कार्ड किसके लिए यूज़ किया गया था? मेमोरी के लिए, स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया गया था, ठीक है। उसके बाद है कपड़े पर डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। कपड़े पर डिजाइन बनाने के लिए इस मशीन का यूज़ किया गया था। इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नींव के रूप में माना जाता है। यहाँ से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नींव समझ सकते हो कि नींव रखी गई थी, नींव के रूप में माना जाता है जैकवार्ड लूम को, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। 1800 कब बनाया था? 1822 में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेंटर कौन है? चार्ल्स बैबेज ने। चार्ल्स बैबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था, ठीक, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। यह गणना के लिए डिजाइन की गई मशीन थी, यह गणना करने के लिए डिजाइन की गई थी। लॉगरिथम टेबल्स तैयार की गई थी, एल्गोरिथम टेबल्स यहाँ पर, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण कदम था। एल्गोरिथम होगा यहाँ पर, ठीक। देखो, डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया 1822 में, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गई। इसमें कुछ आ गई थी टेक्निकल इश्यूज। क्या आ गई थी? टेक्निकल इशू आ गई। टेक्निकल इशू आ गई जिसकी वजह से ये कंप्यूटर जो मशीन थी वो फेल हो गया, ठीक, ये फेल हो गया।
उसके बाद इन्होंने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया, सम इम्प्रूवमेंट। हालांकि ये चीज़ आपके एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इम्प्रूवमेंट किया और इम्प्रूवमेंट करने के बाद इन्होंने क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन। क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन बना दिया इन्होंने, ठीक, एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन बनाया, उसी पर अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल इंजन के बारे में। अभी देखो यहाँ पर देखो, एनालिटिकल इंजन बनाया 1837 में आ गया था, चार्ल्स बैबेज ने ही बनाया था। उसमें कुछ कमियां सुधार करके, इससे पहले जो डिफरेंस इंजन बनाया उसी में कुछ कमियां थी, उसको सुधार करके इन्होंने एनालिटिकल इंजन बना दिया, ठीक। एनालिटिकल इंजन एक सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के लिए एक अग्रणी अवधारणा है। इसके डिजाइन पर काम 1833 के आसपास शुरू हुआ था, जिसका वर्णन पहली बार 1837 में चार्ल्स बैबेज ने किया था। बैबेज ने मशीन को डिजाइन किया था, लेकिन उनके जीवन काल में कभी पूरी तरह से नहीं बन पाई। जब तक चार्ल्स बैबेज जीवित रहे तब तक ये जो मशीन है एनालिटिकल इंजन, ये कंप्लीट नहीं बन पाया था। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो अगर कंप्यूटर का फादर पूछा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फादर ऑफ कंप्यूटर, तो किसका नाम लिखते हैं आप लोग, या फिर कंप्यूटर के जनक कहा जाए तो आप लिखते हैं चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज लिखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मदर ऑफ कंप्यूटर, तो मदर ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम मदर की बात करते हैं, ठीक है, मदर की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना एडा लवलेस। क्या याद रखना है, एडा लवलेस। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, मदर कौन है, एडा लवलेस। अब देखो क्यों मदर कहा जाता है इनको, जब ये डिफरेंस एनालिटिकल इंजन बनाया जा रहा था तो इनकी असिस्टेंट के रूप में कार्य कर रही थी, इनके साथ में कार्य कर रही थी एडा लवलेस। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, चार्ल्स बैबेज की जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु के बाद जो कंप्यूटर में पहली बार प्रोग्रामिंग किया था वो एडा लवलेस ने किया था। एडा लवलेस ने कंप्यूटर में पहली बार प्रोग्रामिंग किया था, इसीलिए उनको मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो आपसे दो क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि एडा लवलेस को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर में पहली बार प्रोग्रामिंग करने वाली महिला का नाम बताओ, तब भी आपका हो जाएगा एडा लवलेस, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको डीएलएड के सिलेबस में कोई नहीं बताएगा, मैं दावा करता हूँ कि कोई नहीं बताया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पीढ़ी कि आपकी जो कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर में आगे चीज़ें बढ़ती हुई चली गई, किस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ, ठीक। कि पहली पीढ़ी में क्या था भाई, देखो यहाँ पर प्रौद्योगिकी, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था बिजली की आपूर्ति के लिए। पहली पीढ़ी बिजली आपूर्ति के लिए किसका यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था बिजली आपूर्ति के लिए। पहली पीढ़ी कब से कब तक चली, 1941 से 1956 तक चली। आपको ये जो डेट है ना, आपको ये जो समय लिखा हुआ है, जो समय लिखा हुआ 1940 से 56, ये आपको कहीं कहीं बुक में इधर उधर देखने को मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं इससे, ठीक। ये आपसे नहीं पूछता, सन वगैरह नहीं पूछता, ठीक। देखो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करते थे। कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, इस पीढ़ी में कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और धीमी गति से काम करते थे, इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं, कंप्यूटर पहली पीढ़ी के हैं। मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का उपयोग होता था, मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया था एज अ मेमोरी। अब देखो उदाहरण कौन है, इनायक, इसी को एनियाक बोलते हैं कुछ लोग, इसी को कुछ लोग बोलते हैं इनायक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आपसे एक नंबर में पूछ सकता है कि पहली पीढ़ी में कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम आपसे पूछ सकता है, तो आपको याद रखना, दो कम से कम याद रख लो, इनायक और यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पहली पीढ़ी के कम से कम ये दोनों कंप्यूटर आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म याद रखो और पहली पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर आए थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं दूसरी पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी पीढ़ी 56 से 63 तक चली थी, 56 से 63 तक चली थी। और यहाँ पर देखो इसमें क्या पूछा गया है आपसे, ट्रांजिस्टर। इसमें मतलब क्या इन्वेंट किया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था।
अब देखो यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछता है कि वैक्यूम ट्यूब का कौन सी पीढ़ी में यूज़ किया गया था, ट्रांजिस्टर का कौन सी पीढ़ी में यूज़ किया गया था, आईसी का कौन सी पीढ़ी में यूज़ किया गया था। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था बिजली आपूर्ति के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी पीढ़ी में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। मुख्य विशेषताएं क्या है, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब पहले में यूज़ किया गया था, इसमें क्या यूज़ किया गया, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। अब देखो इसमें क्या किस तरीके से आगे चीज़ें काम करती हैं। ट्रांजिस्टर छोटे और तेज अधिक विश्वसनीय थे। अब देखो थोड़ा सा ये ट्रांजिस्टर छोटे थे, वैक्यूम ट्यूब बड़े थे भाई, ठीक, बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। अब देखो धीरे धीरे कंप्यूटर का साइज़ घटता हुआ चला जाएगा आगे, जैसे हम लोग आगे पीढ़ियों में बढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ, पहले बड़ा था, उसके बाद उससे कंपैरिजन टू पहली पीढ़ी तो यहाँ पर छोटा हो गया, ठीक है। और उनकी लागत कम हुई, उसमें लागत कम आने लगी क्योंकि ट्रांजिस्टर छोटा है और ट्रांजिस्टर को बनाने में उससे कम लागत आने लगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी, अब देखो यहाँ पर जो उदाहरण लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है भाई। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, आपसे पूछ सकता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम बताओ, तो आपको याद रखना IBM 1401 और यूनिवैक सेकेंड, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी पीढ़ी हमारी कंप्लीट हो गई, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। तीसरी पीढ़ी में आईसी का यूज़ किया गया था। आईसी किसकी बनी होती भाई, सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती, सिलिकॉन की। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसका टाइम देख लो 64 से 71, ये थर्ड पीढ़ी आपकी 64 से 71 तक चली। अब देखो इसमें आईसी का प्रयोग किया गया। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या हैं, नोट्स आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बनवाए गए हैं। यहाँ पर जो भी क्लास PDF आप लोग पढ़ रहे हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और वीडियो अगर पसंद आए ना दोस्त तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, ठीक। ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग किया गया, जिनमें कई ट्रांजिस्टर एक ही चिप में समाहित होते थे। ट्रांजिस्टर की जगह आप रिप्लेस कर दिया किसको, आईसी ने रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर को। अब ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का प्रयोग होने लगा। अब इसमें देखो कंप्यूटर छोटे, सस्ते और तेज हो गए। जब आईसी का प्रयोग होने लगा तो कंप्यूटर छोटे हो गए, साइज में और ज़्यादा छोटे हुए, फास्ट हो गई, उनकी जो स्पीड है वो फास्ट हो गई और काफ़ी स्पीड में काम करने लगे भाई। पर्सनल कंप्यूटर के लिए रास्ता खोला गया, यहाँ से पर्सनल कंप्यूटर के लिए रास्ता खुल गया एक तरीके से आप कह सकते हैं। और इसका जो है कंप्यूटर के नाम आपको याद रखना, IBM 360, CDC 6400, हाँ ठीक है, CDC 6400, ठीक। अब आपको याद रखना है पहली पीढ़ी में किसका यूज़ किया गया, वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, ठीक। चौथी में देखते हैं क्या यूज़ किया गया भाई, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आपका चौथी पीढ़ी में प्रयोग करने वाला उपकरण है, ठीक है। अब देखो इसका कैसे हम लोगों ने यूज़ किया, इसकी विशेषताएं क्या हैं। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया जो एक ही चिप में पूरा प्रोसेसर समाहित करता है, एक ही चिप में पूरा प्रोसेसर को समाहित कर लेता है। पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, इनका उपयोग घरों में और दफ्तरों में बढ़ने लगा। सोचो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो इतने बड़े बड़े हुआ करते थे, एक कमरे में आते थे। और उस जब वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था तो कंप्यूटर का साइज लगभग कंप्यूटर का वजन लगभग 30 टन हुआ करता था। 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए जाते थे बिजली आपूर्ति के लिए। सोचो कितने बड़े हो रहे होंगे कंप्यूटर। उस टाइप के कंप्यूटर आप सोचो घर में कैसे लगा पाएंगे, है ना। पूरे एक रूम में कंप्यूटर रखा है, बैठे बाहर हैं और इतनी बिजली आपूर्ति के लिए, अरे सोचो। अब जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो कितने हम लोगों के लिए अच्छे हैं। अच्छे कैसे हुए भाई, दिन प्रतिदिन जो वैज्ञानिक लोग हैं वो खोज करते रहे, अपने मतलब जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें इन्वेंट कर रहे थे उन पर काम डेली करते रहे, और उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर इस लेवल तक पहुंच गया है। अब तो AI आ गया भाई, AI से तो कुछ भी करवा लो, है ना। आप लोग गलत फ़ायदा उठाते हो कि मुझे पता है, ठीक है। हाई स्पीड प्रोसेसिंग और ग्राफिक्स यूज़र, जिसे बोला जाता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल बढ़ा। अब देखो यहाँ पर इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम बात करें, तो इंटेल, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर जब भी आप लेने जाते हैं तो उसमें किसी में राइजन का लगा होता है, इंटेल कोर i3 लगा होता है, कोर i5 लगा होता है, ठीक। तो ये क्या है, ये आपके प्रोसेसर होते हैं। तो सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर आया था, कौन सा आया था,
इंटेल 4004 आया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एप्पल मैग्नीटोस, ठीक है, मैग्नीटोस, ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 5वीं पीढ़ी की अगर हम बात करें तो आज और भविष्य, इसमें आपको देखने को मिलेगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के जनक कौन है भाई? एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है, जिसका आप लोग यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा, उसके कम से कम जिसने इन्वेंट किया है उसका नाम तो पता होना चाहिए। जॉन मैकार्थी हैं इनके, ठीक है, जॉन मैकार्थी हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी विशेषताएं क्या है? एआई और मशीन लर्निंग को कंप्यूटरों में समाहित किया गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग का विकास हो रहा है जो जटिल समस्याओं को तेज़ी से हल कर सकता है। जो हम लोग काफ़ी टाइम लगा देते हैं भाई, हमारी कंपैरिजन में तो कंप्यूटर बहुत तेज़ी से कार्य करता है, ये चीज़ आपको पता है। तो जो जटिल कार्य होते हैं हमारे लिए एज अ ह्यूमन, जो हम लोग सोचते हैं ये कठिन कार्य है, उसको बहुत फास्ट ये काम कर देता है एआई। एआई से हम कुछ भी काम करवा सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि जो हम लोग पॉसिबल ही नहीं वो चीज़ कैसे करवा लेंगे, मतलब जो भी हम लोग रिसर्च वगैरह करते हैं वो कंप्यूटर बहुत फास्ट से कर देता है। भविष्य में सुपर कंप्यूटर और रोबोट्स के माध्यम से कंप्यूटिंग की सीमाएं बढ़ेंगी। जो है अभी एआई है, जैसे आप लोग यूज़ करते हैं, सबसे फेमस जो है चैट जीपीटी, ठीक। अभी तो गूगल का फ्लो आ गया है, एक फ्लो एआई आया है, ठीक है। बहुत सारे एआई हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। आप कहेंगे सर चैट जीपीटी के अलावा भी बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे एआई हैं, लेकिन काम तो वही है ना। एआई का काम तो वही है, जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही कम समय में कार्य करके दे देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर IBM वेस्टर्न, ठीक, गूगल क्वांटम कंप्यूटर, ये सब क्या है? इसके उदाहरण हैं एआई वाले, ठीक है। एआई बेस्ड जो कंप्यूटर हैं उसके उदाहरण हैं। यहाँ पर 5 पीढ़ियाँ हम लोगों ने पढ़ ली है। आपको ध्यान रखना है कि पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, इसमें क्या इन्वेंट हुआ और क्या यूज़ किया गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यही आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये पीढ़ी आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टेबल दे दी है मैंने आपके लिए। यहाँ पर आपको एक साथ में मिल जाएगा पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, एक साथ में आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये जो नोट्स हैं ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर साइज के आकार पे कितने होते हैं, कार्य के आधार पर कंप्यूटर किस तरीके से डिवाइड किया गया है कंप्यूटर के बारे में, वो हमारी क्लास 3rd होगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, समझ में आई हैं चीज़ें, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। जब आप लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, मुझे कार्य करने में और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।